Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Yes. Welcome. So, today we will discuss the age in Mahism. So, which age group is Soric, which age group is psychotic, and which age group is syphilitic. So, कुछ डिजीज, कुछ सिम्टम्स, कुछ जेनेटिक ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सोरा में भी होते हैं, साइकोसिस में भी होते हैं, सिफिलिस में भी होते हैं। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो ओनली सिफिलिटिक एज ग्रुप में ही आते हैं, सोरिक एज ग्रुप में नहीं होते हैं। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से, जैसे कि कैसे इसे डायग्नोज करना, कैसे इसे समझना कि ये कौन से एज ग्रुप का है, और अगर वो अर्ली मिल रहा है तो फिर उस सिम्टम्स को रेपर्टरियल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना। कुछ सिम्टम्स, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सिपिलिटिक एज में ही होते हैं, लेकिन वो अगर कोई पेशेंट मतलब सोरिक एज ग्रुप लेके आया है उस डिजीज को, तो वो क्या होगा, या फिर सोरिक डिजीज है और वो सिपिलिटिक एज ग्रुप वाला लेके आया है तो उस चीज को क्या कहना। तो इस तरह से ये भी एक नॉलेज, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हमें इस एजिंग से मिलेगी। यस। सो चैप्टर नंबर 26, एजिंग, पेज नंबर 194। In the life of a man, encompassing his years beginning with his birth till his death. Yes. So जैसे ही बर्थ होता है वहां से मायाजम स्टार्ट होता है। It runs through a spectrum of diseases which are essentially typed into three different phases. In short, a human life is divided into three major periods. During the lifespan, he moves towards death. इसीलिए हम हमेशा, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बालपन देगा देवा, है ना। तो बचपन इतना अच्छा होता है, वो वापस मिलना चाहिए। वो वापस अगर मिल सका तो कितना अच्छा होगा, है ना। सो बालपन देगा देगा मतलब सोरा कितना अच्छा होता है, सोरी की एज कितना अच्छा होता है। लर्निंग, हर चीज नई देखने को मिलती है, हर चीज नई सीखने को मिलती है ना। हर अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस, न्यू न्यू एक्सपीरियंस हमें उस एज में मिलता है, दैट इज सोरिक एज। और वो सबसे अच्छा एज होता है ना, कि उस एज में ना किसी बात की चिंता होती है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन किस तरह से सोरिक फेज चली जाती है और साइकोटिक फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइकोटिक फेज आ जाती है। एक बार साइकोटिक फेज आ गई कि फिर टेंशन शुरू, है ना। फिर टेंशन के साथ साथ ऐसे डिजीजेज जो क्रॉनिक होते हैं, एक बार वो साइकोसिस सेटल हो गया कि फिर क्रॉनिक डिजीज की लाइन शुरू हो जाती है। यस। सो द फर्स्ट मेजर फेज इज from birth to say about 20 years is the first phase, and the phase of Sora. So 0 day to 20 years of the age is first phase. The second phase is from 20 years to 50 years. Very big phase. The third phase is from 50 onwards. जितने भी बोनस में मिलेंगे, जितने भी रॉयल्टी हमें
50 इयर्स जो हमने निकाले हैं लाइफ के, उस पे जो रॉयल्टी मिलेंगी वो प्लस प्लस, दैट इज सिम्प्लिटी एज। क्योंकि ये एज 50 तक तो हम हमारा खुद का सब कुछ कर लेते हैं, 20 एज तक हम खुद को बनाते हैं, दैट इज सोरा। और जब 20 के बाद 50 तक हम उसको यूज करते हैं, जो हमने खुद को बनाया उसको यूज करना है, दैट इज द साइकोटिक फेज। एंड 50 के बाद फिर हम हमारा भी खुद का कर नहीं पाते हैं, ना खुद के पास होता है उसको यूज कर पाते हैं, और डिपेंडेंट बन जाते हैं दूसरों पे, दैट इज द सिक्योरिटी। So the third phase from 50 onward until death. The number of years in each phase is strictly variable. These major phases are periods when there is predominance of certain diseases. Yes. So the first phase, birth to about 20 years. It is known fact that a new born or an infant or even a teenager is brought to the physician not with the complaint of rheumatoid arthritis or hypertension or diabetes. Yes, इस एज में, इस एज ग्रुप में ऐसे डिजीज होने ही नहीं चाहिए, ऐसे डिजीज होते ही नहीं है, लेकिन जिनको होते हैं दैट इज द अर्ली। सो सोरिक फेज चली गई, लाइफ का सोरा पूरा चले गया, like this. So complaints of rheumatoid arthritis, hypertension or diabetes, but for different set of complaints, the mother takes the child to the doctor for either a stubborn skin rash or recurrent boils or an upper respiratory problem like coryza, cold, cough, at the most diarrhea, dysentery or urinary tract infection. They are always or almost always inflammatory or infective diseases. It shows that in this phase, first phase of life, when the child is in learning age, diseases encountered are due to the first depends, that is the physiological depends. This is a stage predominated by sorry age group. सो इस सोरिक एज ग्रुप में मोस्टली सोरिक इन्फेक्शियस डिजीज होंगे, इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होंगे, कोई भी क्रॉनिक, मोस्टली क्रॉनिक डिजीज नहीं होगा, सब एक्यूट डिजीजेज बट inflammatory disease only. So SORA stand for learning, growing, working or gain knowledge that will be essential for a person to make him and his family survive. 20 years हम लाइफ के इसी में ही स्पेंड कर देते हैं कि हमें कुछ बनना है, हमें बन के दिखाना है ना, तो उसके लिए पढ़ाई, तो गेनिंग गेनिंग गेनिंग, ओनली नॉलेज गेनिंग, education, learning, this is completely SORA. So in this stage, the defense that a cell or a body uses is essentially and purely physiological. In this stage of a man's career and phase, and the features show normal sensitive soric features. We observe that unless and until there is a strong inherited psychosis trait, the younger generations do not accumulate much fat. They are lean, thin, active, and sensitive, all of which indicate a predominant soric phase of life. Yes. तो एज हमने देखा, सोरिक एज
सोरिक एज ग्रुप कौन सा होता है, सोरिक एज कौन सी होती है, सो 0 to 20 इज सोरिक एज। देन सोरिक एज में बॉडी बिल्डअप कैसे रहेगा, डिजीजेस कौन से टाइप के होंगे, एंड अगेन इसमें थोड़ा सा अगर आप मेंटल्स भी देखते हैं तो मोस्टली ये दिस एज ग्रुप के बच्चे ऑलवेज सेंसिटिव रहेंगे ना। यस, सो this is the predominant soric phase of life. Yes, so this is phase sora, this is first phase 0 to 20. Mostly this age group peoples will suffer from most of the inflammatory diseases, acute diseases, psoriatic diseases. Now, the second stage of life, that is the second phase of aging, is 20 to 50 years. It is observed that a middle-aged person usually goes to the physicians with the complaint of backache. Starting यहीं से ही होती है, joint pain, backache, देन सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, उसके बाद फिर हाइपरटेंशन, देन डायबिटीज, देन थायराइडिज्म। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ लाइफ, psychosis. The unlucky ones go with more severe diseases like that psoriasis, tumors, fibroids, complications following hypertension and diabetes. These diseases are either accumulative, constructive, or destructive. Those who go into the accumulation or accumulative or constructive type of diseases have entered the psychotic phase of their life. Yes. So, जो भी persons इस एज में 20 to 50 स्टार्टिंग में अगर वो बैकएक, लंबर पेन, जॉइंट पेन्स की कंप्लेंट करते हैं और अगर वो wrongly ट्रीट हुए तो they will go into the psychotic phase of their life. ट्यूमर्स, एक्युमुलेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस टाइप की डिजीज की श्रृंखला शुरू हो जाएगी. So this is a phase of where in a man or a woman has completed his basic studies and is ready to go into the proliferative phase of life. तो ये जो कंस्ट्रक्टिव डिजीजेज है, एक्युमुलेटिव डिजीजेज, वो ये इसी लाइफ में क्यों होते हैं, इसी फेज ऑफ एजिंग में क्यों होते हैं, तो बिकॉज ऑफ जो 20 इयर्स तक की एज है तब तक के ओनली लर्निंग 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 लर्न, अब बहुत लर्निंग कर लिया, अब उसका यूज करना है, उस जो भी आपने पढ़ा, जो भी नॉलेज आपने एक्युमुलेट किया है उसे आपको यूज करना है. किस लिए, तो अर्निंग के लिए. सो अर्निंग ऑफ मनी इज साइकोसिस. तो तब से फिर साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे क्लिनिक डालने के पहले जो न्यू कमर्स होते हैं बहुत लीन थीन रहेंगे, है ना, सोरिक फेस रहेगा, टैपरिंग चिन रहेगा, है ना, शार्प फीचर्स रहेंगे फेस के, और जैसे ही क्लिनिक डाला, अब अर्निंग स्टार्ट किया, जो नॉलेज लिया है, जो लर्न किया है उसे यूज करना है और मनी कमाना है. तो जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे मनी आता है, जैसे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे पेशेंट बढ़ते हैं, जैसे नाम होते जाता है, वैसे वैसे एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है. बॉडी बिकम, जो पहले लेन देन थे, नाउ बिकम स्टाउट, ओबेज, फीचर्स ऑफ फेस चेंज, बिकम राउंड. सो दिस इज साइकोसिस. ये हर किसी की लाइफ में होता है, हर पर्सन के साथ होता है. ये ऑटोमेटिकली, अगर हमने कुछ नहीं भी किया तो भी ये चेंज आने वाला ही है. दिस इज अ नेचुरल, है ना, तो ये होगा ही. ये नेचुरल फेज ऑफ लाइफ है, ये होना ही है. लेकिन हम ब्लेम करते हैं, जैसे कि बहुत देर सिटिंग होती है, फिर उस वजह से मेरा हाइपरटेंशन हो रहा है,
वेट गेन हो रहा है ना, शुगर बढ़ते जा रही है क्योंकि बहुत देर तक हम खाते नहीं है ना, फास्टिंग बहुत हो जाता है बिकॉज ऑफ हेवी ओपीडी, हम कुछ बीच में ले नहीं पाते हैं, दैट्स वाई शुगर इंक्रीज। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पॉजिटिव फैक्टर होता है, दैट इज द एजिंग। यस, सो these diseases are either accumulative, constructive, or destructive. Is the second phase of life, that is the psychosis. This is the phase of life wherein a man or a woman has completed his basic studies and is ready to go into the proliferative phase of life. There is a need to proliferate in all aspect of life. Yes, in all aspect of life. Proliferation only अपने अर्निंग के एरिया में ही होगा ऐसा नहीं है, तो ये हर एरिया में होगा, है ना। जैसे 20 इयर्स के हम हो जाते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, तो घर वाले पीछे पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि अब सब कुछ तो हो गया, है ना, पढ़ना हो गया, डिग्री आ गई, जॉब मिल गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अर्निंग स्टार्ट हो गया, अब शादी कर लो। मतलब 2 के 4, दिस इज द जनरेशन। सो साइकोसिस, फिर 4 के 6 कब हो जाते पता ही नहीं चलता। सो साली वाले को मिला। यस, सबको मिला के सर 2 से 4 हुए, 6 होने में साली हो गए, साला हो गया, है ना। ये सॉरी। ये मालूम है क्या, ये डबल साइकोसिस हो गया। एक दिन सर आप बोल रहे थे ना, बीपी किसी का घटाना है तो साली से बात करा दो, बढ़ाना है तो बीपी से बात करा दो। ये अभी ध्यान पे आ गया, इसीलिए बोल दिए। राइट, लेकिन बीबी छोड़ के साली को देख रहे, डबल साइकोसिस हो गया। साइकोसिस एक्सेस। So this is termed as progress. He or she multiplies in terms of prosperity, posterity, by getting married and getting birth to his heirs. Yes, he initially works for needs to fulfill. देखो, स्टार्टिंग में अर्निंग कैसा होता है, जैसे मतलब सोरोसाइकोटिक जो स्टेज होती है, कुछ पीरियड सोरोसाइकोटिक का होता है, जैसे आपने लर्निंग स्टॉप कर दिया और अर्निंग स्टार्ट कर दिया, तो ये फेज है सोरोसाइकोटिक। तो इस फेज में इनिशियली वर्क्स फॉर नीड, हम स्टार्टिंग में नीड के लिए वर्क करते हैं, नीड के लिए कमाते हैं। नहीं, मैंने क्लिनिक डाला है, कुछ लोन किया है, लोन हुआ है, तो उसे कंप्लीट करना है, रिपेमेंट करना है, या फिर मुझे बाइक लेनी है या फिर कार लेनी है ना, भाड़े का क्लिनिक है, अभी मुझे ओन क्लिनिक परचेस करना है, तो ये नीड है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक सोरोसाइकोटिक, और एक बार ये फुलफिल हो गया, देन फुल ऑफ साइकोसिस स्टार्ट। यस, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में है, अभी प्रेजेंट है कि नहीं पता नहीं, मकरंद चुन्ने, जिनकी अभी शादी है। पहले क्लिनिक, आज पहले प्रैक्टिस डाले, प्रैक्टिस अच्छी चलने लग गई, फिर क्लिनिक हो गया, खुद का हो गया, फिर घर हो गया, फिर गाड़ी हो गई, अब शादी। थोड़ा लेट हुआ, मतलब सोरो साइकोटिक फेज बहुत लंबी चली, ना वो फुल फेज साइकोसिस आ जाएगा। सो दिस इज सोरो साइकोटिक, एंड आफ्टरवर्ड द प्योर साइकोसिस। The needs gradually turn into greed. The more he works, the more he earns. और ये फेज ऐसा होता है कि मैं कितना काम करूं, है ना। हमारे ओपीडी का टाइम होता है 6 से 9, लेकिन फिर 9 के 10 हो जाते हैं, 10 के 11 हो जाते हैं, 11 के 12 में, तो कितना भी एक वो जुनून होता है, एक फोर्स होता है हमारे अंदर की, नहीं
और एक आधा पेशेंट आया तो वो भी निकाल लूंगा, है ना। कभी पेशेंट को रिटर्न नहीं भेजेंगे। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा। तो हर चीज की डिजायर होती है, हर चीज के लिए हम हंग्री होते हैं। नेम, फेम, मनी, रिजल्ट, पेशेंस। तो टाइम होने के बाद भी एक आधी न्यू केस आती है तो नहीं, इतनी निकाल ही लेते ना। लेकिन उसके पीछे एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि अगर ये कल नहीं आया तो, है ना। वो इनसिक्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि आप 16 से जा रहे होते हैं, 16 अभी लेफ्ट होने वाला है, इसीलिए वो थोड़ा सा 16 बचा है जो आपको इनसिक्योरिटी माइंड में लाता है, जिसकी वजह से आप फिर फुल फेज में साइकोटिक बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब साइकोटिक बन जाएंगे तब ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तो और 10 पेशेंट आने चाहिए। पहले एक पेशेंट की डिजायर थी, अभी 10 पेशेंट आने चाहिए। फिर अब 10 पेशेंट तो खुद नहीं निकाल पाएंगे, अगर न्यू केसेस एट ए टाइम 10 आ गए तो खुद तो नहीं निकाल पाएंगे। फिर साइकोसिस कैसे आपका माइंड ग्रो करता है, अरे यार इतने पेशेंट अगर आए तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, फिर डॉक्टर्स हायर करो। दिस इज प्योर ऑफ साइकोसिस, प्योर साइकोटिक माइंड, प्योर साइकोटिक आइडियाज, है ना। तो दिस इज कैसे 16 से साइकोसिस में गया, नाउ साइकोसिस फुल फेज में ग्रो हो रहा है। अब वो पूरा माइंड से लेके तो बॉडी तक कंप्लीटली सेटल होगा। दिस इज साइकोसिस। धीरे 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 एकदम फुल फेज, मतलब पूरे नीड्स कंप्लीट हो गए, अब कोई नीड नहीं बची, अब ओनली एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। तब ऑटोमेटिकली जैसे माइंड में एक्यूमुलेटिव थॉट्स आने लग गए हैं कि नहीं अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे और अदर सोर्सेस से भी मनी आना चाहिए, कि माइंड में आने लग जाए, है ना। क्लिनिक से तो आ रहा है, लेकिन मेरे को और कभी कभी डिस्कशन में हम ही बोल देते हैं नहीं यार कुछ और भी सोर्सेस चाहिए मनी के, इतने में नहीं होगा, है ना। अभी तो बहुत कुछ करना है, आगे बच्चे हो गए तो फिर बच्चों के लिए भी करके रखना है ना, कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है, कुछ लैंड्स लेने हैं। सो दिस इज, ये नीड इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, मतलब अभी नीड कंप्लीट चली गई, अब बिकम प्योरली हंग्री। दिस इज साइकोसिस एक्सेस। तो इस तरह से फेजेस चेंज होते रहते हैं लाइफ। सो द ग्रीड, है ना, दैट हंगर नाउ बिकम ग्रीड फॉर accumulation of money and power turns him into a perfect psychotic achiever, है ना। फिर कोई पर्सन अदर सोर्सेस के बजाय एक ही सोर्स में जाना पसंद करेंगे कि नहीं मैं मेरे फ्रेंचाइजीज खोलूंगा, मैं यहाँ पे भी क्लिनिक डालूंगा, वहां पे भी विजिट करूंगा, वहां पे भी विजिट करूंगा, मैं 10 जगह विजिट करूंगा। दिस इज प्योर साइकोटिक। मनी आना चाहिए, सो लग्जरीज बिकम सॉरी turns him into the perfect psychotic achiever. Name, fame, money, property, luxuries become his basic amenities. The diseases which he acquires are also due to his constitution. Changing the depends at the cellular level. The switching of gears from soric to psychotic depends makes the man gain fat with rounding of counters to change the features and the fits. The typical rounded psychosis face with putting on weight on the abdomen, which is known as sign of prosperity. मतलब सधन हो गया, सधन, है ना। सधन मतलब धन इतना हो गया बहुत, तो प्रॉस्पेरिटी दिखना शुरू हो जाती है। अब आप लगते हैं खाते पीते घर के, है ना। यस, टमी बाहर आना शुरू हो जाती है और उसको नाम दिया जाता है, दिस इज आल्सो साइकोसिस, कि हम वहां पे अब लायर बनते जा रहे हैं कि किसी ने पूछा हाँ यार अब सीटिंग बहुत हो रहा है ना, बहुत वर्क हो रहा है, बहुत देर तक सीटिंग होती है,
एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिल रहा है, खुद के लिए कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, बिकम लायर. This is again the psychosis excess. So which is known as sign of prosperity is consistent with his phase of life. A photograph of a face of a man or a woman in their 30s do not show any resemblance to photograph of childhood. तो हम ही खुद हमारे बचपने के फोटो देख के बोलते हैं, यार मैं बचपने में कितना अच्छा दिखता था, कितना क्यूट लगता था, है ना. और अभी देखो सब फीचर्स चेंज हो गए. इसीलिए बोलते हैं बालपन देगा देवा. बचपने में ही अच्छे लगते हैं, बाद में सब जेनेटिक ट्रेड्स उभर के आना शुरू हो जाते हैं, है ना. So then the journey from Sora to psychosis changes the facial features considerably. This is a stage predominated by psychosis. और psychosis stage बहुत लंबी होती है. So जैसे जैसे साइकोसिस आगे बढ़ते जाएगा, फिर वो साइकोसिस किसी में लेस होगा तो किसी में एक्सेस होगा. देन ये इतना बढ़ते जाता है, इतना बढ़ते जाता है, बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. लायरनेस बिकम डिसेटफुल. फिर वो पैसे के लिए किसी को भी डिसीव करना, वो इतने हंगर बिकम ग्रीड. सो इतनी ग्रीड बढ़ जाती है कि फिर दूसरों को फंसाना शुरुआत हो जाती है. फिर उससे और अनकंट्रोल्ड होने के बाद नाउ बिकम सिपिलिटिक. सिपिलिटिक स्टेज आना स्टार्ट हो जाती है. फिर जब हंगर बिकम ग्रीड, मतलब द हंगर बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल जिस दिन हो गई उस दिन फर्स्ट डे ऑफ सिपिलिस. अब माइंड में सिपिलिस स्टार्ट हो गया. सो द थर्ड फेज अराउंड 50 टुडे. This is the stage characterized by catabolism. After every construction, there has to be destruction. अब देखो इस यूनिवर्स में जो भी चीज बनी है वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय होगी. मतलब कंस्ट्रक्शन ऑलवेज गो इनटू डिस्ट्रक्शन. सिपिलिस के साइकोसिस के बाद सिपिलिस आना ही है, डिस्ट्रक्शन होगा ही. सो दिस इज रूल ऑफ लाइफ, रूल ऑफ यूनिवर्स, रूल ऑफ नेचर. मैन इज आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ इट. हम बहुत बार सुनते हैं, जिसने भी बर्थ लिया उसको मरना ही है. दिस इज द लॉजिक ऑफ ट्रूथ. बर्थ है तो डेथ होना ही है. उसी तरह से कंस्ट्रक्शन है तो डिस्ट्रक्शन होना ही है. The catabolic stage in life may start in the middle age or in the late 60s or sometimes even 70s. The aging process, which depends upon gene and telomere, varies with individual subject. है ना. तो लाइफ डिपेंड होती है टेलोमियर जीन्स. The subjects who have inherited long life genes go towards their ultimate end. पहले टेलोमियर बहुत लंबे होते थे, नाउ इट बिकम शॉर्ट 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 शॉर्ट. उसी तरह से लाइफ भी शॉर्ट शॉर्ट होती जा रही है. पहले के लोग कितने, हमारे पूर्वज कितने लंबे उनकी लाइफ स्पैन होता था, उनकी लाइफ होती थी. नाउ 60-70 more than sufficient. Slowly but surely, very late in life with not many serious diseases. Yes. On the other hand, those not so lucky start the decline very early in the age. बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं कि हमारे बच्चे के अभी से बाल सफेद होना शुरू हो गए.
हमारा बच्चा पहले बहुत अच्छा दिखता था, अभी उसके फेशियल्स इतने चेंज होते गए, उसका क्यूटनेस चले गया, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट। अर्ली साइंस ऑफ सिफिलिस, दिस इज अर्ली साइंस ऑफ सिफिलिस, मतलब आगे चल के कुछ ना कुछ सिफिलिटिक डिजीज होगा ही, अगर अर्ली एज में आपके हेयर्स व्हाइट हो रहे थे। परसों में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए हमारा सेशन भी नहीं हो पाया था। तो उस दिन मैं जहाँ गया, मुझे एक लड़का मिला, उसे मैं बचपने से जानता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर डायमा, नासिक में प्रैक्टिस करते हैं। उनका वो कजिन ब्रदर था, तो हम बचपने में साथ में रहे, उसे देखा है बचपने से, जब एकदम छोटा था तब से उसे देखा है। तो बचपने में वो इतना स्मार्ट दिखता था, पूरा फेयर और इतना क्यूट, इतना स्मार्ट कि उसके जैसा बच्चा हमारे वो उस गांव में भी नहीं था। इतना स्मार्ट बच्चा था, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम था। बट दैट वाज सोरा। सोरी फेज में वो बहुत ही अच्छा होता दिखता था। अभी वो शायद 30 का होगा, 30 भी नहीं, 28 का ही होगा। तो उस दिन मैंने उसे देखा, मैंने पहचाना नहीं, पूरे बाल सफेद हो गए और ऐसे स्टूप शोल्डर हो गया। मैंने उसे पूछा, मतलब देखा तो मैंने पहचाना नहीं, वही मेरे पास आए, अरे अंकल अंकल, पैर पड़ा। अंकल बहुत दिन से बोले, मेरी इच्छा थी कि आपसे मिलना, आपके क्लिनिक में आके मिलना, लेकिन आज पता नहीं, बोले ऐसा मिलना होगा, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे डीजल भरने के लिए रुका था, और वो जस्ट पीछे से गाड़ी लेके आया, उनके उसके गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरने के लिए। तो उसने मेरे को पहचाना, मैंने तो नहीं पहचाना था। फिर आया, पैर पड़ा और बोला, अंकल बहुत इच्छा थी बोले आपसे मिलने की, और आज देखो कहाँ मुलाकात हो। मैंने बोला यार मैंने नहीं पहचाना। बोले मैं गोइन गोइन अंकल का भाई का लड़का हूँ। अरे यार, मैंने बोला यार तेरा तो नक्शा ही चेंज हो गया पूरा। ना अच्छा क्यूट बच्चा, सोरिक बच्चा, नाउ बिकम सिफिलिटिक, पूरा स्टूप शोल्डर, पूरे व्हाइट हेयर्स। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग गोइंग इनटू डिस्ट्रक्शन, और कुछ तरह की सिफिलिटिक डिजीज होगा। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा पाया इसके साथ बातों में, क्योंकि हमारा डीजल का नंबर भी आ गया था और उसका भी नंबर लग गया था बैठने के लिए, तो फिर मैं निकल गया। मैंने बोला कि एखादी बार ते नाही पाहिजे, आके हे बात लिही करें। आता कोणतं एक पेन घे आणि लिही तो आता. ये होता है, नुसतं हे पाहिजे ते पाहिजे करू नाही. हे ठाडी इथं YANG. ये होता है सिफिलिस, ये होते हैं साइंस ऑफ सिफिलिस। किस तरह से लाइफ के फेजेस चेंज होते हैं, किस तरह से अननोइंगली हम सिफिलिटिक में चले जाते हैं। इतना अच्छा सोरा, ऐसा क्या हुआ जिससे वो साइकोटिक एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए आया होगा और डायरेक्ट गो इनटू सिफिलिस। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आई बिकॉज ऑफ दिस बुक, द एंड ऑफ मायाजम्स ऑफ मायाजम, जो सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया मायाजम इस बुक में, इतना डिटेल लिखा कि अब इसके आगे कोई कुछ मायाजम के लिए हो सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता। दिस इज द एंड, रियल एंड ऑफ understanding of mayaisms. Yes. So the subject who have inherited long life,
The aging process, which depends upon genes and telomere, varies with individual subjects. The subjects who have inherited long life genes go towards their ultimate end slowly but surely very late in life, with not many serious diseases. On the other hand, those not so lucky start the decline very early in the age. This is called decline in the early age of life. The destructive diseases that the aging person has to comply with are essentially due to the third or the destructive defense response of the cell to any hostile stimulus. This change in defense at the genetic level can occur as a consequence to accumulative or constructive, that is, psychotic diseases, or even directly after psoriatic disease. If the genes grow, if the genes show a syphilitic trait inherited or acquired. Yes. तो ये जो भी आता है इन जीन्स होता है, इनहेरिटेड होता है. Yes. So similarly, the psychotic defense can occur very early in the life. A child with inflammatory diseases like tonsillitis, appendicitis, if not treated properly or if operated, might go to psychosis too early in life. A young boy or a girl suddenly putting on weight at the age of 8 to 10 years and suddenly becoming free of the relapsing fever. Free of the relapsing fever. Relapsing bronchitis, tonsillitis, or recurrent gastric or urinary infections, whether after treatment with homeopathy or allopathy, is not a welcome sign. Yes. तो early age में symptom change होना, phase change होना, this is not a fair sign with life. आगे जाके कुछ तभी डेंजर होगा ही, कुछ तभी डिस्ट्रक्टिव होगा ही. So the child has been pushed from psoriatic zoological defense to constructive, that is psychotic defense, and third, the child might suffer now from concealed disease like hyperthyroidism, hypertension, or even diabetes at the very early age. The second stage of life has been hastened by the doctor himself. This amounts to shortening of lifespan of the child. The child would go into the third stage of life, that is syphilitic defense, and start suffering from destructive or terminal diseases very early in life and die a premature death. So this is one of the reason of premature deaths also. जितने भी premature deaths होते हैं उनके लाइफ में ऐसा ही होता है. They go fast psora to psychosis, fast psychosis to syphilis. Yes. So this is the aging, the miasm in age. Yes. I think you all will understand this chapter. तो हम अगला चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 27. अगर आपको इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो हैंड राइज कर दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे का चैप्टर लेते हैं, माइजम इन हेरिंग्स लॉ. किस तरह से हेरिंग्स लॉ में हमें माइजम देखना है. यस. हेलो सर. यस सर, साइकोसिस लेस का माइंडसेट क्या होगा? मेंटल स्टेट साइकोसिस लेस में. Psychosis less persons always negative thinking.
narrow minded, है ना, then timidity, cowardice, confidence lack of, fear है. fear, very reserved. This is shallow psychosis, Okay. less psychosis. Thank you, sir. Mayazamin Herring's law of cure, 27, chapter number. Herring's law states that disease should disappear in a particular order. Disease should disappear in a particular order. तो ये कैसा? तो सर ने, जैसे कि जो डॉक्टर हेरिंग्स ने हेरिंग्स लॉ लिखा है, लॉ ऑफ क्योर लिखा है, दैट इज अबोव डाउनवर्ड, below upward, above downward, from center to periphery, from inside out, from more important organs to less important organ, and in the reverse order of the appearance. तो इसी को सर ने और थोड़ा सा इम्प्रूव किया है. वो सर ने कुछ ऐड किया है, जैसे कि फ्रॉम मोर डेंजरस मायाजम टू द लेस डेंजरस मायाजम, दैट इज फ्रॉम syphilitic to psychosis, psychosis to SORA. So this is the corollaries sir have add here. Now तो ये कैसे देखना, सिफिलिटिक टू साइकोटिक में गया कि नहीं, या फिर सिफिलिटिक टू सोरा गया कि नहीं, ये कैसे देखना? तो सर ने एक एग्जांपल दिया है. अ मैन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया was treated during the process of treatment. His WBC count came down, which was a welcome sign, as leukemia has psychotic taint and psychosis was coming down. But along with WBC count reduction, even hemoglobin came down, which shows psychosis has gone to syphilitic, as destruction sits in the stem cells of the bone marrow, thereby reducing the hemoglobin. The constitution, which was defending itself by multiplication, had suddenly switched the gears to destruction. Hence it was a wrong direction of cure. The whole case was reviewed and another simillimum was given. After giving the second remedy, hemoglobin increased. At the same time, leukocytes also increased. This was bad sign from allopath side, because the disease was increasing. It was good for my point of view. This was an indication for me that the destructive or a syphilitic defense which the constitution has adopted was reverted back to construction or psychosis defense. Later, there was WBC count reduction and hemoglobin increase. Also, there was a reduction in the lymphocytes count and increase in neutrophil count. Neutrophil count, which had never risen in the last 3 years, now increases after right remedy was given. Yes, so neutrophils, it indicates SORA. अगर WBC के बाद न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, तो that is again the good side. That is syphilitic to psychosis to SORA are a sign of acute inflammation, and lymphocytes are a sign of chronic inflammation. So this was absolutely the correct direction of cure, as reduction in lymphocyte shows reduction in psychosis, and increase in neutrophils sign increase in soric taint, that is psychosis to SORA. Hence the direction of cure was right. During the treatment of a patient having neurofibromas, the neurofibromas disappeared, but patient developed renal calculi. Good or bad? बहुत अच्छा है, दोनों देखो, दोनों साइकोसिस है, बट गुड, which is good, which is bad?
which is good psychosis, which is bad psychosis. Psychosis. Tell me. Bad. न्यूरोफाइब्रोमास गया और रीनल कैलकुलर आया। देखो न्यूरोफाइब्रोमास कहाँ होते हैं? Nose. बिलो द स्किन, है ना? किडनी स्टोन डेंजरस है सर। तो मतलब ये सेंटर टू पेरीफेरी और मतलब पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा, आउटसाइड टू इनसाइड हो रहा, गुड और बैड? Bad. वेरी गुड। किसने बताया? ऐसा नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट हेरिंग्स लॉ हुआ ना। हेरिंग्स लॉ क्या कहता है? इनसाइड आउट होना चाहिए, सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है, होना चाहिए, और ये उसके एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है ना। न्यूरोफाइब्रोमास गया और रीनल कैलकुला हुआ। किडनीज तो सेंटर में होती है, इम्पोर्टेंट इट इज अ वाइटल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जी एब्सोल्युटली बैड साइड ना। जी 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 सर। वेरी गुड। बट दिस इज सर न्यूरोफाइब्रोमा है ना, दिस इज अकॉर्डिंग न्यूरॉन होते हैं ना सर। यही तो न्यूरोफाइब्रोमा 7th लेयर में आएगा ना, न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है। यस, तो नर्व नहीं, इन्वॉल्वमेंट है, नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो 6th लेयर हुआ, 7th नहीं 6th लेयर हुआ, लेयर है ना। किडनी 4th लेयर में आ गई। हाँ। Then neurofibroma, it is hard and non-movable, and stones it is movable, so it is more vital, viable, so it is less psychosis, and fibroma it is danger than kidney stone. किडनी स्टोन तो वैसे भी मूव हो सकते हैं, मूवेबल है। That's why it is good sign. अगर न्यूरोफाइब्रोमा जाके रीनल कैलकुला होते तो गुड साइन। उसी तरह से अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड गया, उसके बाद ओवेरियन सिस्ट हुई, देखो अब ओवरीज और यूटेरस, यूटेरस इट इज ऑर्गन, ओवरी इट इज ग्लैंड, राइट। बट ये 4th to 5th लेयर हुआ, फाइब्रॉइड गया और ओवेरियन सिस्ट हुआ, बट इट इज गुड साइन, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट नॉन मूवेबल जाके अगर मूवेबल कुछ होता है, सॉफ्ट कुछ होता है, तो इट इज गुड साइन, क्योंकि सिस्ट ऑलवेज कंटेन्स अ फ्लूइड, दैट्स व्हाई इट इज गुड, और फ्लूइड इज वाइटल, इट इज मूवेबल, वायबल, सो इट इज गुड साइन. मी तुला नेणारच नाहीये बाहेर जाणार आहे तर तू अशी ऐकत नाही ना, तर आता कशाला न्यायचं तू सोबत. बरं बरं बरं, नेऊ नको नेऊ नको. कल्याणी, सॉरी. सो समझ में आया साइकोसिस, सॉलिड एंड लिक्विड साइकोसिस. सॉलिड इज फाइब्रोमा, ट्यूमर्स, लिक्विड इज सिस्ट, स्टोन्स हार्ड होते हैं लेकिन मूवेबल होते हैं, सो इट इज गुड साइन. तो यहाँ पे जो हुआ इट इज गुड साइन अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ. So this was definitely in the right direction of cure, as psychosis, which was previously stable, constructive, non-dynamic, and constricted, become dynamic. So non-dynamic is tumor, fibroid, neuromas. It is non-dynamic.
stone, renal calculi, cyst, it is dynamic, mobile and accumulative, was finally expelled out of the body by itself. So while training a case of hypertension, if the diastolic pressure goes down and the systolic pressure rises up, yes, diastolic नीचे गया और systolic बढ़ा, it is the right direction of cure psychosis disorder. Yes, तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब 160 बाय अगर 80 है तो इट इज गुड, राइट, और वही अगर 160 बाय 110 है तो इट इज बैड. So this is the case of retained malignancies with patient complaining of tiredness, breathlessness on waking, suggestive of anemia. Patient was also suffering from menorrhagia. Sonography showed inhomogeneous ecotexture due to multiple fibroids, thickened endometrium due to endometrial hyperplasia, that is endometrial cancer. This suggests psychosyphilitic state. This is stable or permanent psychosis. On 11th March 2003, patient was given a single dose of ferrum sulf 1 m after 2 months. On 6 May, patient reported with an increase in hemoglobin, fibroid gone, and BP increase with swelling on leg. Here, the disease has gone into dynamic psychosis. है ना, सॉलिड नॉन डायनेमिक से डायनेमिक में है, दैट इज गुड साइन. तो इस तरह से हमें देखना है, एनालाइज करना है. अगर इस तरह से आप फॉलोअप्स को एनालाइज करते हैं तो आप वहां पे हेरिंग्स लॉ में माइज्म किस तरह से, किस फेज में किस तरह से चेंज होते हैं ये समझ पाएगा. यस, सो that means psychotic static or psychotic multiply had gone and psychosis dynamic which can change had come up. When a tumor goes psychotic dynamic comes on at this stage, she was advised antihypertensives by her physician, but when he saw her fibroid gone and hemoglobin increase, she herself refused to believe in her physician and decided to continue with homeopathy. On 12th July, her faith in homeopathy paid back when her BP came to normal. Her menses normalized. See how stable psychosis came to dynamic psychosis and finally came to soric dysentery, that is the complete following Hering's law. Psychotic, syphilitic to psychosis, psychotic to सोरा. यस, तो हेरिंग्स लॉ में भी हमें माइज्म देखना होता है, राइट. सो दिस इज कंप्लीट 27 चैप्टर आल्सो. यस, सो ओके, इन 2 चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला, क्या नया दिखा, क्या जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं था वो आपने कुछ नोट किया. यस, सॉरी, बोलिए फटाफट. थैंक यू सर, आपने मतलब हेरिंग्स लॉ से कैसे मायाजम रिवर्ट क्या देखना चाहिए, गियर शिफ्ट कैसे होता है, क्या देखना चाहिए, ये आपने पूरे एग्जाम्पल के साथ जो बताया बहुत अच्छी तरह से बताया. उसमें से बहुत से डाउट क्लियर हो गए, तो ज्यादा पूछने का ये सवाल ही नहीं होता, जो भी हम पूछ रहे, लेकिन बहुत अच्छे से बताया सर.
मेरा एक क्वेश्चन था, जो पेशेंट को जब एनीमिया है क्रॉनिक बहुत साल से है, 2-3 साल से, उसके साथ में उनको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हो गए पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम में। हेलो हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा ये हो रहा है। हेलो माइक थोड़ा सा रिंग साउंड आ रहा है बस। सर मेरा नहीं है। हाँ, किसी ने तभी वो मस्के जी का है सर, हमेशा ही होता है। अच्छा, अरविंद जी आप म्यूट रखिए। हाँ सर, उसके साथ में मैं हाँ, अभी अनम्यूट करके बोलो। सॉरी। हाँ सर, एनीमिया बहुत साल से, जी, मतलब थैलेसिया माइनर भी हुआ है पेशेंट को बहुत साल से, फिर उसके साथ में उनको मेनोरेजिया पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम आ गया, उस मेनोरेजिया मेट्रोलेजिया हो गया। तो इसमें हम मायाजम कैसे देखेंगे? और इसमें मतलब एनीमिया और ये पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम के साथ में वो ब्लीडिंग का ये, तो उसमें हम लोग मायाजम कैसे देख सकते हैं? मतलब सिपिलिस उसमें आ गया, लेकिन इसमें रिवर्सल होने में पहले क्या एनीमिया कंसिडर करके फिर ये जो सिम्टम है वो जाना चाहिए, या अभी पहले अभी ब्लीडिंग आप स्टॉप? मुझे अभी आप मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ पे सिपिलिस क्या है। एनीमिया सर, ब्लड। ओके, तो सिपिलिटिक एनीमिया कौन सा, साइकोटिक एनीमिया कौन सा, और सोरिक एनीमिया कौन सा? सोरा और Deficiency anemia, it is soric anemia, sora and soric anemia. Yes, very good, very nice. sickle cell anemia is a syphilitic anemia. Sickle cell anemia, it is a Syphilitic. syphilitic anemia. Okay, और साइकोटिक हेमोरेज की वजह से होने वाला। साइकोटिक लेस की कंप्लेंट होंगी सर उनकी। साइकोटिक एनीमिया कौन सा? विटामिन B12 deficiency, megaloblastic. All deficiencies are sora. सर मेनोरेजिया के कारण होने वाला एनीमिया जो हो रहा है वो साइकोटिक हो सकता है। Profuse loss of blood is syphilitic. यस सर। Profuse loss of blood is syphilitic. So menorrhagia, बिकॉज ऑफ मेनोरेजिया की वजह से हो रहा है तो वो होगा साइकोसिपिलिटिक, और मोस्ट टाइम सिपिलिटिक एनीमिया, राइट। अगर किसी का एक्सीडेंट से हो रहा है एनीमिया, दैट इज सिपिलिटिक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जाना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले एनीमिया क्योर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए, राइट। मेंसेस स्टॉप होनी चाहिए या फिर रेगुलर होनी चाहिए। अगर वो रेगुलर नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो एनीमिया विल क्योर ऑटोमेटिकली। सर प्रीवियसली सिकल सेल एनीमिया है तो सिकल सेल यस, हाँ, सिकल सेल नहीं तो थैलेसीमिया है तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनमें मतलब ब्लड जो भी एचबी फॉर्मेशन होता है, आरबीसी फॉर्मेशन होता है, वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो स्टार्ट होता है और एनीमिया धीरे धीरे इंप्रूव होता है तो इट इज गुड साइन। सर लेकिन पहले मेडिसिन से ठीक करना पड़ेगा ना। There should be single dose medicine. We should not give anti-hemorrhagic remedy, hematamic tonics and all. किस लिए? मेनोरेजिया? हाँ, yes. नो, एंटी हेमोरेजिक और ये नहीं देना है यहाँ पे आपको देना है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम, उससे उसके मेंसेस सबसे पहले नेचुरल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। वो होने के बाद, क्योंकि एनीमिया इट इज सेकेंडरी, यहाँ पे एनीमिया बाद में आया है बिकॉज ऑफ प्रोफ्यूज लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे एनीमिया इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज ओनली सिम्टम, दैट इज लैक ऑफ वाइटल फ्लूइड। तो वो बाद में जाएगा। सबसे पहले आपको जो मेन पैथोलॉजी है वो वहां पे ट्रीट होगी, क्योर होगी, और यही यहाँ पे हेरिंग्स लॉ है। यस। लेकिन सर थैलेसीमिया माइनर तो बहुत साल से उनको है, ये मेरा कहना था। फिर उसके बाद में ये ब्लीडिंग चालू हो गया, अभी वो ब्लीडिंग सेम स्टॉप केस करना के वो। लिए बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, सेम केस के हाँ, लिए। तो कैसा वहां पे अगर थैलेसीमिया है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, तो यहाँ पे वो तो एक परमानेंट डिजीज है उसे पहले से ही, राइट? यस। उसके बाद मेनोपॉज आया ना, तो आपको हाँ। तो वहाँ पे सबसे पहले अभी मतलब आपकी जो भी ट्रीटमेंट रहेंगी वहाँ पे जीसीएस ही रहेंगी। तो एनीमिया वहाँ पे वो क्रॉनिक कंप्लेंट होने की वजह से अभी अगर मोस्ट सीवियर जो होगा वो सबसे पहले ट्रीट होगा। अगर उसे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है और यहाँ पे उसे सिकल सेल एनीमिया भी है, मतलब सिकल सेल प्रॉब्लम भी है या फिर थैलेसीमिया भी है, तो सबसे पहले जो अभी लाइफ काय पे होल्ड है, अभी लाइफ होल्ड है उसके मिनोपॉज पे, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड उसके बॉडी में कम है। इसलिए आपको सबसे पहले उसका ब्लीड स्टॉप करना होगा, बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से उसका थैलेसीमिया एंड सिकल सेल ट्रीट करना पड़ेगा। यस सर। मोर डेंजरस सबसे पहले, देन लेस डेंजरस। यस। हाँ यस, ब्लीडिंग जो हो रहा है, हेमोरेज हो रहा है, वो स्टॉप करना पड़ेगा। यस। ओके सर, थैंक यस सर डॉक्टर यही तो प्रॉब्लम रहते है, ब्लीडिंग वगैरह बंद नहीं होता है सिंगल डोज से, कैसे करने का? नहीं होता है, तो होता अभी है, अभी स्टेट रेमेडी, होता अभी है, जब लेकिन ब्लीडिंग हो रहा है कैसे तो बहुत केसेस में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस। यस डॉक्टर संतोष। सर किसी और का और क्वेश्चन हो तो पूछने के बाद में, इसीलिए मैंने हाथ ऊपर किया है। एक्सक्यूज सर। यस। हाँ सर, यदि जैसे फाइब्राइड के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो चालू है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डोज देने के बाद कितने दिन में वो रोकना चाहिए? सॉरी मैं सुन नहीं पाया। नहीं सर, जैसे फाइब्राइड के कारण यूटेराइन ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चालू है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डोज देने के बाद वो कितने दिन में रुकनी चाहिए वो ब्लीडिंग? यूटेराइन फाइब्रॉइड है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग लॉस हो रहा है, तो मेडिसिन के बाद 1-2 दिन में ही वो स्टॉप होनी चाहिए। 1-2 दिन, ओके थैंक्स। और हेलो एक्चुअली सर, जैसे मालिग्नेंसी केस में, हेलो, अगर वो कंप्लीट स्टॉप नहीं होता है तो एटलीस्ट वो धीरे धीरे कम 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 होते बंद होना चाहिए। यस। एक्चुअली सर, जैसे अभी मालिग्नेंसी केस जो है, अभी सर ने बताया विद द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस, और यदि मालिग्नेंसी केस में डोज देने के बाद टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस कम हुआ एक्चुअली ना क्या, तो फिर लेकिन अभी वो फिर बाद में एक्सेप्टेशन क्या रहेंगे सर? बाद ट्रेनिंग में वगैरह बाद में क्या क्या देखना चाहिए सर उसमें? अगर फिजिकल जनरल्स इंप्रूव हुए हैं तो बाद में आपको पैथोलॉजी देखना है। ओके सर। यस। ओके, थैंक यू सर। सर इसमें एक्यूट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, जब भी एक्यूट नो ब्लीडिंग नो हो? नो नो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट में कभी भी एक्यूट रेमेडी 100 बार सोच के देना, एक बार भी नहीं, 100 बार, क्योंकि आप आपके हाथ से आपके हाथ काट लोगे, इसलिए। So in short, we should be a good constitutional prescriber, है ना?
वो तो है ही ना आप। सर यही पूछना था मुझे, मतलब इंटर करंट रेमेडी, फॉलो रेमेडी, नो ये कुछ क्या नेवर, जीसी? नो यस नेवर, नेवर। अगर आपकी मेडिसिन से अगर उसे रिलीफ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी मेडिसिन पार्शियल सिमिलिमम है। फिर आपको इंटर करंट देने के बजाय आपको टेक करके आपको उसकी जीसीएस निकालना है। एक्सक्यूज सर। हाँ हाँ सर, एक बार एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी। मैंने एक्यूट रेमेडी दिया था नक्सोमी का, मैंने एक बार बताया भी था आपको सर, उससे रिलीफ भी था। लेकिन वो जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल नक्सोमी का यूज है एक्यूट रेमेडी, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ढूंढने के लिए कहा था। मैंने फिर आर्सेनिक देखा तो उसके कान भी चले गए, आंखें भी चली गई दवाई देने के बाद आर्सेनिक। फिर मेरा रॉन्ग डायरेक्शन हो रहा था, फिर मैंने री एनालिसिस किया और आपने एक केस में बताया था वो अनक्लीनेड एग्रीवेशन ने क्या, तो उसमें फिर मैंने फिर मुझे याद आ गया आपके केस, तो उसमें भी वो वगैरह रूब्रिक डाला, तो उसमें चाइना 200 दिया मैंने, तो उसके आंखें भी आ गई और कान भी अच्छे हो गए। क्या बात है। हाँ, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। तो ये केस तो उसके अभी उसका उनका फोन आया मुझे कि मुझे अच्छे से आंखों से भी दिख रहा है और कान भी अच्छे से सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा। बबलू जी हमारी तरफ से आपके लिए तालियां। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। 10% हमारा बनता है। इसलिए मैंने शेयर करने का। ओके सर। यस यस डॉक्टर रविंदर। सर जो ये पर वेजाइनल ब्लीडिंग है सर, मैनेज नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ बताइए सर। मैनेज कर लीजिए ना। अरे सर फिर वो अपन को थेरापेटिक्स देना पड़ता है, सबाइना मल्टी 3 डोज, तब जाके वो बंद होता है, फिर जीसीएस दो, फिर वो वापस गड़बड़ होता है, तो गड़बड़ होने लगता है सर, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो गड़बड़ तो आप ही कर रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ बढ़ती जा रही है। नहीं तो स्टार्टिंग में पेशेंट आया तो उसको थेरापेटिक्स देना पड़ता है, नहीं समझ में आता तो फिर उसको कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? तो ऐसे केसेस में मोस्टली आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फास्ट रिजल्ट आएगा करके, क्योंकि मेनोपॉजल एज होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस काफी लेवल तक होता है, और ऐसे केसेस में बॉडी जल्दी से, मतलब कॉम्पेंसेटिव जो भी मैकेनिज्म है बॉडी का इतने जल्दी सेटल नहीं होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। पेशेंट को आपको पेशेंस रखने के लिए कंसोल करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही देना है। आपको इंटर करंट कोई रेमेडी नहीं देना है, एक्यूट कोई रेमेडी नहीं देना है, थेरापेटिकली कोई प्रिस्क्राइब नहीं करना है। आप जितनी बार थेरापेटिकली दोगे उतनी बार केस स्पॉइल होते जाएगी। आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ, वहां पे ओनली डिजीज सिम्टम स्टॉप हो गया, मतलब जो भी डिजीज सिम्टम था उसको रेमेडी ने कवर किया और वो स्टॉप हो गया। लेकिन ये स्टॉप होने के बाद पैथोलॉजी स्टॉप नहीं हुई, वो बढ़ते जा रही है। तो ऐसे केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्ट होते हैं मैलिग्नेंसीज में, इसलिए ऐसे केसेस में कभी भी इंटर करंट या फिर थेरापेटिकली प्रिस्क्राइब नहीं करना। गिव ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड वेट एंड वॉच एटलीस्ट 8 days। यस, थैंक यू। लेकिन पेशेंट इतना दिन रुकते नहीं और ना हम लोग को भी पैनिक हो जाता है फिर, so that we should learn of doing all these things, ऐसा है। देखो मतलब पेशेंट रुकता नहीं है, पेशेंट वेट नहीं करता है, पेशेंट दूसरी तरफ चले जाता है, इसका मतलब क्या है? आप खाली प्रिस्क्राइबर ही है क्या? आप एक गुड फिजिशियन, नॉलेजेबल फिजिशियन, एक परफेक्ट फिजिशियन तभी बनेंगे। ओनली मेडिसिन देना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना हर पेशेंट को, यही ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, वो हर चीज का नॉलेज भी आपको पेशेंट को देना है कि उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज है
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको सब एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि देखो मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन ये डिजीज किस टाइप का है, आप एक्सप्लेन करो, पेशेंट को बताओ कि ये डिजीज इस टाइप का है, ये टोटली हार्मोन बेस्ड डिजीज है, उसके बाद आपका एज ग्रुप है, बाद में ये इस ग्रुप में इस टाइप के, ये एज ग्रुप में इस टाइप के सिम्टम्स आते ही है, हर लेडी को आते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ये इस तरह की बातें आपको पेशेंट को ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी ताकि पेशेंट का कुछ कॉन्फिडेंस आपके प्रति ग्रो हो। अगर वो एक बार ग्रो हो गया तो हर पेशेंट वेट करेगा, लेकिन आप उसे दिखाओ तो सही कि आप उसके डिजीज को, उस पेशेंट को कितना अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कितना आपने डीपली अंडरस्टैंड किया है, ये उसको पता होने दो पहले, तो ही पेशेंट रुकेगा। सर लेकिन कभी ऐसे केसेस में, आपके केसेस में कभी ऐसा हुआ है कि लाइक यू नो मेडिसिन को टाइम लगा, फिर द थिंग्स कंटिन्यूज, पेशेंट फिर ऐसा हैव यू एक्सपीरियंस? बहुत केसेस में हुआ, बहुत से पेशेंट छोड़ के चले गए, है ना। बहुत पेशेंट ने जाने के बाद दूसरी मेडिसिन लिए, बहुत दिन तक लिए, फिर वापस वो पेशेंट मतलब कि कुछ दिन तक वो हार्मोनल थेरेपी लिए, फिर वापस उसका भी कुछ असर नहीं होने लगा, वापस फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो वो पेशेंट वापस रिटर्न आ गए, फिर हमने वो बीच में बहुत तकलीफ बढ़ गई थी इसलिए एलोपैथी ले लिया, अभी वो सेम प्रॉब्लम है, अभी उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमने सोचा कि अभी होम्योपैथी से ही करवा लेते, इसलिए फिर हम रिटर्न आए। Then sir, we have to start with the same constitution remedy, same Yes. potency. No. उस टाइम पे वो चलेगा, इसका मतलब क्या, हमारी रेमेडी पार्शियल से मिनिमम थी, राइट। अभी आपको वापस री केस टेकिंग करके मेडिसिन निकालना है। सर बहुत बार पेशेंट क्या करते हैं, एक डिसीज अपने से ट्रीटमेंट लेते हैं और साथ में दूसरी चीज के लिए जैसे स्किन स्पेशलिस्ट से दवा लेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, बताएंगे भी नहीं, तो ऐसे में तो केस स्पॉइल होंगे ना। नहीं, यहाँ पे आपका एक पार्ट वीक है कि आपने केस टेकिंग बराबर की नहीं, आपने उसकी पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री बराबर ली नहीं। अगर ये पूरे हिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो आपको तभी पता चलेगा कि वो कौन से ट्रीटमेंट पे है अभी। नहीं सर, बताते हैं सर, जैसे पेशेंट में मुझे आप ना यूरिन स्टोन के लिए मेडिसिन दो, एक्ने का मेरा दूसरी जगह चालू है, एलोपैथी का चालू है, तो बताना चाहिए कि मतलब ऐसे पेशेंट को समझा पहले ही ये स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको वो ट्रीटमेंट स्टॉप करनी पड़ेगी, तो ही हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। आप कौन सी भी एक ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि आपको जो स्किन डिजीज है वो हमारी ट्रीटमेंट करने के बाद वापस आने ही वाला है, इसलिए आप बेटर पे वो मेडिसिन स्टॉप करो, पहले ये क्योर करो, क्योंकि उन्हें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है और लेस इम्पोर्टेंट क्या है ना, कौन सा सबसे पहले जाना है और कौन सा बाद में जाना है। तो अगर ये आप एक्सप्लेन कर पाते हैं उसको, तो पेशेंट समझ पाता है, तो वो इजीली वो स्टॉप करके आपकी कंटिन्यू करे। ठीक है। यस। ओके, सो टाइम इज ओवर। सर सिकल सेल में जीसीएस ही प्रिस्क्राइब करना है। सेकंड स्टेज जीसीएस सर, सिकल सेल डिसीज में, हाँ सिकल सेल डिसीज में जीसीएस ही प्रिस्क्राइब करना है कि जीसीएस। यस सर, थैंक यू सर। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। मंडे को हम मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, सी यू, बाय बाय।